फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी स्मार्ट की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस भी सुपर पावर में बिलीव करते हो उनसे हम प्रे करेंगे कि आप सभी को इस वर्ष में एक नई ऊंचाई प्रदान करे। देखिए, जो साल बीत जाता है उससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसको आने वाले साल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप अपने पिछले साल से कुछ सीख करके नए साल में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो ये सिर्फ एक कैलेंडर बदलने वाला है, आपके लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो आप अपनी पिछले साल की गलतियों से सीखिए और इस नए साल में नए ऊर्जा से, नए उत्साह के साथ और अपने आप में एक अलग बिलीव जो होता है ना, सेल्फ बिलीव, उसको लेकर के आइए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। बस मुझे इस बार इस साल से अपनी लाइफ को रिफ्रेश करना है और एक नया रीस्टार्ट करना है। तो पिछले साल की जो भी गलतियाँ हैं उससे आप सीखिए और नए साल में एक नए ऊर्जा के साथ आप अपने लाइफ को एक नया मुकाम पे पाइए। ओके, तो यही विश है स्टडी स्मार्ट की तरफ से आप सभी फैमिली मेंबर को। ओके, तो चलिए देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो आज हम देखेंगे 1 जनवरी ऑफ 2025 का करंट अफेयर, लेकिन इसमें हम जो दिसंबर के कुछ दिनों के करंट अफेयर बच गए थे वो भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किसकी बात हो रही है? हॉकी इंडिया लीग 2024 और 25 की। तो बताइए कि इसका आयोजन कहाँ पे होगा। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये होने वाला है राउरकेला। सी कहाँ पे होने वाला है? राउरकेला में, जो कि किस राज्य में है? ये दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है राउरकेला, वहीं पे होने वाला है हॉकी इंडिया लीग 2024 का आयोजन। देखिए इसके बारे में डिटेल में। हॉकी इंडिया लीग 7 साल के बाद फिर से यहाँ पे शुरू होने वाला है, यानी कि 7 साल बाद शुरू हो रहा है, इसलिए और चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका जो उद्घाटन होगा राउरकेला स्थित जो है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, उसमें ये होने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार इस प्रतियोगिता में महिला हॉकी का जो टीम है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, उसकी भी शुरुआत होने वाली है। ओके, इसके लिए महिलाओं की जो है 4 टीमों का पहला टूर्नामेंट कहाँ पे होने वाला है? रांची में होने वाला है। यानी कि जो पुरुषों का जो मैच होगा वो होगा राउरकेला में और जो महिलाओं का होगा वो होगा रांची में। तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान देना है। बात हो रहा है हॉकी का, तो देखिए इसके बारे में डिटेल में, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। तो अगर बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का, तो इसका स्थापना हुआ था 1924 में। ये है विश्व लेवल की बात हो रही है। ओके, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है स्कॉटलैंड में। और अगर बात करें भारत के लिए, तो 1925 में बना था भारतीय हॉकी संघ। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और ये तो हो गया हॉकी संघ। अगर बात करें हॉकी इंडिया का, तो ये कब बना था? 20 मई 2009 को। डिफरेंस है दोनों में, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, और अगर बात करें भारत के खिलाड़ियों के बारे में, तो जो भारत के थे मेजर ध्यानचंद, इनको हम लोग कहते हैं हॉकी का जादूगर। और इन्हीं का जो जन्म दिवस है कौन सा? 29 अगस्त। उसको हम लोग कौन से दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किए हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और ये मनाना शुरू किया गया था 2012 से। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त को 1905 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इसीलिए इस डेट को मनाया जाता है स्पोर्ट डे के रूप में भारत में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसकी बात हो रही है? मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बनाए गए, ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कौन बने हैं नए राज्यपाल? यहाँ पे सामने ऑप्शन है, तो ये है डी, अजय कुमार भल्ला। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। अजय कुमार भल्ला ने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्थान लिया है। ओके, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, तो इसलिए ये चेंज हुआ है। तो कहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है यहाँ पे आप देख लीजिए कि केरल में बनाया गया है किसको? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी को। ओके, एक इनका स्थान ले रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान का। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि कौन बने हैं। ओके, और उड़ीसा में नए कौन बने हैं? हरि बाबू कंभपति। हम आपको यहाँ पे दे दिए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो कि कौन किसकी जगह पे बना है। ओके, बिहार में कौन बना है? आरिफ मोहम्मद खान। और मिजोरम में बने हैं जनरल डॉक्टर वीके सिंह। ओके, तो ये नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है
5 राज्यों में। यहाँ पे बात हो रहा है राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल से लेकर के हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता रहता है, कभी फैक्ट कभी डाटा। तो देखिए इसके बारे में डिटेल में। राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं हर एक राज्यों में। ओके, और राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके प्रमुख वहाँ के पीएम नहीं होते हैं। कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। सेम टू सेम वैसे ही जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। ओके, तो ये हो गया फैक्चुअल, यहाँ से एग्जाम में बार बार आता रहता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। ओके, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, यानी कि जो यूटी होता है यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उपराज्यपाल होते हैं। लेकिन इसी के साथ आप जब देखोगे केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में, उसमें जो 3 हैं, कौन कौन से? चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। यहाँ पे उपराज्यपाल भी नहीं होते हैं। कौन होते हैं? प्रशासक होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्रशासक। तो ये भी अंतर आपको ध्यान देना है। ओके, बात हो रहा है 1956 में भारतीय संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया कि जो भी एक राज्यपाल बनेंगे वो एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल एक बार में एक ही राज्य का हो सकता है, तो एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये चेंज हुआ था 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये रहा राज्यपाल के बारे में। लेकिन हमारे संविधान में राज्यपाल को लेकर के क्या क्या दिया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी में। राज्यपाल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे अनुच्छेद 153 में कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, और उसका जो शक्ति है वो दिया हुआ है अनुच्छेद 154 में, और जो नियुक्ति होगी वो बताया गया है अनुच्छेद 155 में, और जो पदावधि होगा कितने समय के लिए ये बताया गया है अनुच्छेद 156 में, और जो योग्यता है क्वालिफिकेशन वो बताया गया है 157 में, और जो शपथ का जो समय होगा, कहाँ पे होगा, कौन कराएगा, ये सब बताया गया है अनुच्छेद 159 में। और इन सब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि अनुच्छेद 161 में बताया गया है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो एग्जाम में हमारे यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 161, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन बना रहा है आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बना रहा है ए, चीन। कौन बनाया है? चीन। देखिए इसके बारे में डिटेल में। चीन ने तिब्बत में यालुंग सांगपो, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, उसी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? यालुंग सांगपो। ओके, तो इसी नदी पे सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। यह बांध 60 गीगावाट बिजली का पैदावार करेगा हर साल। ओके, ये जो बांध बन रहा है इससे भारत को प्रॉब्लम बस ये है कि चीन इस बांध को बना रहा है, इसमें जल को इकट्ठा करेगा, और जब भी कभी संघर्ष का समय आएगा तो यहाँ से वो पानी को छोड़ देगा, जिससे भारत में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है भारत का इस बांध से। और ये जो बांध है ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में बन रहा है। कहाँ पे? भूकंप संवेदनशील तिब्बती पठार, जिसको हम लोग बोलते हैं दुनिया की छत। ये ऑलरेडी इतना अनस्टेबल है, और यहाँ पे इतना बड़ा जब बांध बनेगा तो ये पृथ्वी के लिए भी बहुत नुकसान होने वाला है। ओके, इसको बनाने में कितनी लागत आ रही है, यानी कि कितना खर्चा कर रहा है चीन? 137 अरब डॉलर का। तो ये किस नदी पे बन रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो इस नदी के भी बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो नदी है, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि ये कितना लंबा है। ये है 2900 किलोमीटर लंबा। और ये कहाँ से निकलता है? तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे एक झील है, मानसरोवर झील, वहाँ से निकलता है। और जब ये तिब्बत में रहता है तो वहाँ पे इसका नाम है सांगपो, और जब आता है भारत में अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पे इसका नाम दिहांग, तथा असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तो ये नाम इसका जगह पे अलग अलग है। ओके, असम में जब नदी 2 शाखाएं मिलती है तो वहाँ पे बनती है माजुली द्वीप, यानी कि ये जो द्वीप है माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में है। और इसी के साथ ये जो द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है, जो कि असम में है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा, जिसको हम लोग पद्मा बोलते हैं, मिल करके बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। तो ये फाइनली कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बात करें इसकी जो ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस,
तीस्ता और सुबनसिरी। ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, ओलंपियन विजयवीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे नाम दे दिया गया है, ये भी बता दिया गया है कि कौन सा मेडल जीता है। आपको बताना है कि इनका संबंध किस स्पोर्ट से है। सामने ऑप्शन है, तो ये संबंधित है निशानेबाजी से। किससे है, निशानेबाजी से है ये, यानी कि शूटिंग से है। देखिए इनके बारे में डिटेल में। ओलंपियन विजयवीर सिद्धू ने तुगलकाबाद, ये कहाँ पे हो रहा था, नई दिल्ली के तुगलकाबाद में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ओके, और इन्हीं के साथ साथ अगर बात करें कि दूसरे पे कौन आया है, तो इन्होंने हराया है गुरप्रीत सिंह को फाइनल में। तो ये आ गए हैं दूसरे पोजीशन पे, और तीसरे पे आए हैं शिवम शुक्ला 23 के स्कोर के साथ। तो ये हो गए टॉप पे, और दूसरे पे आ गए गुरप्रीत सिंह, और तीसरे पे हैं शिवम शुक्ला जी। ये कहाँ पे हो रहा था, नई दिल्ली में 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ओके, तो ये रहा इसके बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किसकी बात हो रही है, किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये कहाँ पे हुआ है, ए शेनझेन में। कहाँ पे हुआ है, शेनझेन। ये शेनझेन है कहाँ पे, चीन में है। कहाँ पे है, चीन में है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शेनझेन में आयोजित हुआ है, और इसमें भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता है। ओके, इन्होंने किसको हराया है, फ्रांस के खिलाड़ी अलेक्स लेनियर को। लेकिन जब सेमीफाइनल में ये गए तो वहाँ पे इनको चीन के हु झेयान से करीबी हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से इनको कांस्य पदक मिला है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो ये कौन सी बैठक थी, भारतीय बीज सहकारी समिति की। तो बताइए कि इसकी जो अध्यक्षता की है वो किसने की है। सामने ऑप्शन है, तो ये हुआ है बी अमित शाह जी के द्वारा। कौन किया है, अमित शाह जी ने। देखिए इसके बारे में डिटेल में। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। श्री शाह ने बीज उत्पादन को बढ़ाने और रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित समीक्षाओं के साथ 10 साल का रोड मैप तैयार करने पर जोर दिया है। तो ये कितने साल का है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 10 साल का रोड मैप बनाया जाएगा। 2032 और 33 तक 18,000 करोड़ का टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ 2025-26 तक 20,000 अतिरिक्त सहकारी समितियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित हुआ है इस बैठक में। भारतीय बीज सहकारी समिति जो लिमिटेड है, यह पारंपरिक बीजों के संरक्षण, प्रमाणित बीजों और सतत कृषि पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये इसका काम है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो कौन सा पुरस्कार है ये, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 का। तो इसमें स्वर्ण पुरस्कार कौन जीता है, ये आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जीता गया है डी आंध्र प्रदेश के द्वारा। देखिए इसके बारे में डिटेल में। आंध्र प्रदेश में जो स्थित है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसको राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश में है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसी को ये पुरस्कार मिला है। इसका हम लोग शॉर्ट में क्या नाम रखे हैं, RINL। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की एक कारपोरेट इकाई है। आज जो RINL है, ऊर्जा बचत उपायों को लागू करने के निरंतर प्रयासों के लिए यह सम्मान पाया है। बात हो रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम है, जिसे नवरत्न की उपाधि प्राप्त है। यानी कि ये गवर्नमेंट का एक कंपनी है। यह वाइजाग स्टील के नाम से विख्यात है, यानी कि इसका एक अन्य नाम भी है वाइजाग स्टील। ओके, इसका जो मेन काम है, क्या सेवाएं देता है, ये स्टील प्रोडक्शन करता है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र पहला तटीय समग्र इस्पात संयंत्र है जो गुणवत्तापूर्ण उत्पादों व ग्राहक संतुष्टि के लिए पहुंचाया जाता है। कब बनाया गया था इसको,
इसको स्थापित किया गया था 18 फरवरी 1982 में। हेडक्वार्टर इसका है विशाखापट्टनम में, यानी कि भारत में। तो ये विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहा 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। तो किसकी बात हो रही है? 29 मेगावाट की जो सौर परियोजना शुरू हुआ है हीरो फ्यूचर्स के द्वारा, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो सामने ऑप्शन है, ये शुरू किया गया है डी, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में शुरू हुआ है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। हीरो फ्यूचर एनर्जीज, जिसको हम साथ में बोलते हैं HFE, ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 29 मेगावाट पावर की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। इससे फ़ायदा क्या होगा? हर साल 33 मिलियन यूनिट जो है अक्षय ऊर्जा उत्पन्न होगा, जिससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसमें प्रति वर्ष 31,624 टन की कमी ला पाएंगे। ये फ़ायदा होगा इससे। ओके, और इसी के साथ साथ इस परियोजना के अलावा HFE ने हाल ही में कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता साइन किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? पूरे राज्य में अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पहलों में निवेश के लिए 11,000 करोड़ रुपए का मतलब साइन किया गया है। ओके, तो कहाँ पे होगा ये? कर्नाटक में। इसमें जो बात हो रहा है, टोटली बात हो रहा है कि हमें शिफ्ट होना है अब इस पे सौर ऊर्जा पे। बात हो रहा है सौर ऊर्जा का, तो आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसको लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको बताना है। ओके, तो बताइए कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हम कई बार अपने वीडियो में इसको बता चुके हैं, तो बताइएगा आप कमेंट करके। ओके, तो अभी हाल ही में कर्नाटक में बनाया है हीरो फ्यूचर एनर्जीज। तो इसके बारे में भी देख लीजिए कि ये है क्या, हीरो फ्यूचर एनर्जी। ये जो है यह एक प्रमुख अक्षय ऊर्जा कंपनी है। यह हीरो ग्रुप का हिस्सा है। ओके, स्थापित हुआ था 2012 में। इसका काम है कि पवन, सौर, हाइब्रिड पावर समाधानों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के विकास करना, स्वामित्व और संचालन पर ध्यान देना। ओके, बात करें इसका, तो हीरो फ्यूचर एनर्जीज के प्रेजेंट टाइम में जो ग्लोबल CEO है वो है श्रीवत्स अय्यर जी। ओके, तो ये रहा हीरो फ्यूचर एनर्जी के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे तेज 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली CR450 ट्रेन का ट्रायल किया गया है? यानी कि दुनिया का सबसे तेज ट्रेन है, नाम है CR450, और इसका जो स्पीड है वो 450 किलोमीटर प्रति घंटा नोट किया गया है। तो बताइए कि ये कहाँ पे बना है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनाया गया है A, चीन के द्वारा। कौन बनाया है? चीन। देखिए इसके बारे में डिटेल में। चीन ने अपनी अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का टेस्ट किया है, और इस टेस्ट में जो इसकी स्पीड आई है वो आई है 450 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चीन ने 2021 में इसका शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य है कि सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता और यात्री सुविधा पर फोकस करना। ओके, इसी के साथ साथ तेज गति भी हमें मिल जाए। अगर बात करें इस ट्रेन की तुलना हम अपने भारत के वंदे भारत ट्रेन से करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्पीड है 450 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहीं भारत के वंदे भारत एक्सप्रेस का स्पीड क्या है? 180 किलोमीटर। और ये भी पूरी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि जो भारत में जो ट्रैक है वो इतना अच्छा सा भी तैयार नहीं हुआ है कि हम इसको फुल स्पीड में चला पाएँ। तो देख रहे हो कितना अंतर है भारत की जो सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है और जो चीन की सुपर फास्ट ट्रेन है। बहुत अंतर है। तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसे करके चीन के बराबर तक पहुँचे और एक समय के बाद उससे आगे निकल जाए। पूरा फोकस भारत का उसी पे होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बताइए कि दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे होने वाला है? सामने ऑप्शन है, तो ये होने वाला है श्रीलंका में। बी, कहाँ पे? श्रीलंका में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। श्रीलंका में 12 से 21 जनवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ पे हो रहा है ये? श्रीलंका में। इस प्रतियोगिता में भारत के साथ साथ इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका की टीम होगी, यानी कि 4 देश इसमें भाग लेने वाला है। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद के जो महासचिव हैं प्रेजेंट टाइम में, वो कौन है? रवि चौहान जी हैं, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है। आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है आपको कमेंट करके वो बताना है। ओके,
बार बार हमने बताया अपने वीडियो में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में कहाँ 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है। तो ये कौन सा दिवस की बात हो रहा है, 20वें नंबर का सुनामी स्मृति दिवस। तो बताइए कि कहाँ पे मनाया गया है। तो ये मनाया गया है डी, पुदुचेरी में। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। पुदुचेरी ने 2004 के सुनामी पीड़ितों की 20वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। चेन्नई में तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि ने मछुआरों और 2004 की विनाशकारी सुनामी में अपने परिजन को खोने वाले परिवारों के साथ मरीना बीच पर सुनामी स्मृति दिवस मार्च में भाग लिया है। यानी कि ये हुआ है कहाँ पे, पुदुचेरी में, और यहाँ पे बात हो रहा है तमिलनाडु का। तो अभी हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बात 2015 में जा करके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या डिसाइड किया कि हमें 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाना है। तो ये दिवस भी इम्पोर्टेंट है, 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ओके, अभी बात हो रहा है कि कौन मनाया है, पुदुचेरी। तो इसके बारे में भी देख लिया कि पुदुचेरी का जो एरिया है वो कहाँ पे है। पुदुचेरी जो क्षेत्र है वो 138 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन में रहा है। 1 नवंबर 1954 को ये फ्रांसीसी कब्जे से आज़ाद हो गया था, लेकिन ये भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाया था। कब तक, 1963 तक। 1963 में ये बना था भारत का अभिन्न अंग, और इसी वजह से पुदुचेरी को हम लोग बोलते हैं फ्रांसीसी संस्कृति का सार, भारत का छोटा फ्रांस और पूर्व का फ्रेंच रिवेरा। ये अन्य नाम है पुदुचेरी का। अगर बात करें पुदुचेरी एरिया का, तो ये 3 राज्यों में मिला करके इसका 4 क्षेत्र है। एक है यनम, एक है पुदुचेरी, एक है कराईकल और ये है माहे। यानी कि एक एरिया है आंध्र प्रदेश में, 2 इसका एरिया है तमिलनाडु में और एक एरिया है केरला में। ओके, तो ये रहा इसका क्षेत्र पुदुचेरी का। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है। तो राष्ट्र पर्व वेबसाइट और लॉन्च कौन किया है आपको बताना है। सामने ऑप्शन है, तो ये लॉन्च किया गया है ए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। देखिए इसके बारे में डिटेल में। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। तो इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी अगर कार्यक्रम होगा तो उसका ये जानकारी आपको दे देगा। साथ ही साथ ये कुछ कार्यक्रमों का ये लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, आपको टिकट खरीदने में फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ ये कार्यक्रमों का रूट मैप भी आपको प्रोवाइड कराएगा, और जो झांकी निकलता है गणतंत्र दिवस पर उसका ये मेजबानी करेगा। तो ये कौन बनाया है, रक्षा मंत्रालय। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ आपको बताना है। सामने ऑप्शन है, तो ये हुआ है अजमेर में। कहाँ पे हुआ है, सी, अजमेर राजस्थान में। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा साहब में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो उर्स है इसका मतलब क्या होता है, ये सूफी संतों की पुण्य तिथि को संदर्भित करता है, जब उनके अनुयायी उनकी दरगाहों पर एकत्र होते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक एकता, शांति और श्रद्धा का प्रतीक है, जो हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। तो बात हो रहा है यहाँ पे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो जान लीजिए कि इन्होंने ही भारत में चिश्ती सूफीवाद का नींव रखा था, और इनको ही बहुत प्यार से लोग क्या बोलते हैं, गरीब नवाज। इनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1143 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था 15 मार्च 1236 ईस्वी में। यानी कि ये डेट आपको देख करके लग रहा होगा कि जब ये भारत में थे तो ये किसके समकालीन रहे होंगे। ये दोस्तों उस समय समकालीन रहे होंगे पृथ्वीराज चौहान के, मोहम्मद गौरी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने युद्ध लड़ा था तराइन का युद्ध 1191 में, 1192 में, किसके किसके मध्य में हुआ था तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ओके, तो उसमें ये भारत में थे। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की। तो ये उस समय भी वहाँ पे उपस्थित थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इन्होंने इसका स्थापना किया था। तो ये इन सबके समकालीन रहे हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा
कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो क्या नाम है? कावेरी इंजन चर्चा में है, तो बताइए कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? सामने ऑप्शन है, तो ये बनाया गया है सी, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था के द्वारा। कौन बनाया है? गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। देखिए इसके बारे में डिटेल में, ये है इसका फोटो। ये 1980 के दशक में भारत ने स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने की दिशा में पहला कदम उठाया था और कावेरी परियोजना को शुरू किया था। यह भारत का एक स्वदेशी रूप से विकसित टर्बोफैन इंजन है। इसे गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है बनाने का? कि जो तेजस लड़ाकू विमान है उसके लिए एक शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन विकसित किया जाए। तो ये लक्ष्य है इसका, बनाया गया है गैस टरबाइन रिसर्च के द्वारा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में लद्दाख के पैंगोंग त्सो के तट पर किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये जो लेक है पैंगोंग त्सो लद्दाख में, यहाँ पे किस महापुरुष की प्रतिमा लगाई गई आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये लगाया गया है ए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। देखिए इसके बारे में डिटेल में। लद्दाख में जो पैंगोंग त्सो झील है इसके किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो। यह प्रतिमा 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है वह भारतीय शासक की अटूट भावना का जश्न मनाने के लिए किया गया है, क्योंकि उनकी जो विरासत प्रेरणा है ये स्रोत बनी हुई है भारतीय सेना की। बात हो रहा है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, तो देख लीजिए इनके बारे में भी डिटेल में कि इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं वो सबसे पहला था रायगढ़ का युद्ध 1646 में, उसके बाद तोड़रा का, फिर तंजावुर की लड़ाई 1656 में, कल्याण की लड़ाई 1657 में, प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में, पावनखिंड की लड़ाई 1660 में, सोलापुर की लड़ाई 1664 में। उसके बाद पुरंदर की जो संधि हुई थी 1665 में, उमरगढ़ की लड़ाई हुई थी 1666 में, सिंधे वंश के साथ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1670 और 71 में, और जो बलार और खानदेश पे जो विजय हुआ था वो हुआ था 1673 और 74 में। तो ये रहा इनके युद्ध का क्रम। कई बार एग्जाम में सीक्वेंस दे देता है कि आप ईयर वाइज सेट करिए, तो यहाँ पे ये ईयर वाइज दिया गया है लाइन से। ओके, तो ये रहा शिवाजी के बारे में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो आप खुल करके कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।